हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए फिल्म मेंबर का एपिसोड नंबर 62 लेके आ गए हैं। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, इस वजह से अब आप वीडियोस को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके हमारी हैवल गार्डन फैमिली का पार्ट बन जाए, जिससे फ्यूचर में आने वाला कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो अब करते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। बेसिकली पिछले पार्ट में जब जियानो सीलिंग गेट को खोलने के लिए परेशान हो रहा था, तब म्यूफंग उसके काम आता है। वो अपनी येन यांग टेक्निक से इस्तेमाल करके उस सेलिंग गेट के बीच में एक छोटी सी सांस बना देता है। फाइनली उसमें एंटर कर गया था जियान। जब वो उस दरवाजे की उस तरफ पहुंचता है, वो पाता है कि यहाँ पे वो घोंसली ऑरा काफी कम हो चुका है। फिर उसका ध्यान गया था एक नदी के ऊपर, क्योंकि अंधेरा यहाँ पे काफी था। जियान अपनी फ्लेम्स को जला के चारों तरफ देखता है, और अब जो उसे दिखाई दिया था उसने उसे शॉक कर दिया था, क्योंकि जो सरसर की आवाज के साथ पानी बह रहा होता है, वो नदी का पानी पूरी तरीके से काला था। ऐसा लगता है इसमें गोश्त मिल गई हो। उसे नदी की गहराइयों में कई इंसानों की हड्डियां भी दिखाई देती हैं। साफ तौर पे उनकी हड्डियां हैं जो यहाँ पे पहले इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए आए हैं। इस नदी के ऊपर हवा में होता है एक बोल्डर, और इस वजह से जियान को एक बहुत ही डेंजरस ऑरा सेंस हो रहा था। वेल एक्चुअली में यहाँ पे दो और सेंस हो रहे थे। एक ऑरा सील का होता है। जियान को पार करनी थी नदी, क्योंकि ये इस पूरे एरिया के दो हिस्से कर रही थी। लेकिन जब जियान उजाला करने की वजह से अपनी फ्लेम को आगे भेजता है, एक मिस्टीरियस फोर्स उसकी फ्लेम को तुरंत बुझा देती है, और फिर उसे नदी में खींच लिया गया था। गोल्डन डैकिंग बताते हैं कि ये फॉरबिडन वाटर्स हैं। बेसिकली बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट्स ऐसी नदियों को सील की तरह यूज करते हैं। इन्हें कहा जाता है फॉरबिडन वाटर्स, और इनके ऊपर से जो भी निकलने की कोशिश करता है, उसकी पावर किसी मॉर्टल की तरह हो जाती है। मॉर्टल का मतलब नॉर्मल इंसान। तभी जिन लोग एक इशारा करते हैं, एक इंटेंस एनर्जी वेव इस नदी के ऊपर एक ब्रिज बना देती है। बस यहीं से जियान का असली टेस्ट शुरू हुआ था, क्योंकि ये ब्रिज कोई ऐसा वैसा ब्रिज नहीं, बल्कि ये होता है फॉरबिडन वाटर्स ब्रिज। अगर आप ये जानना चाहते हो कि उस ब्रिज के ऊपर जियान को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और उससे कैसे इस खतरे के बीच में बहुत ही बड़ा फायदा हो गया, उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप देख सकते हो पिछले एपिसोड को। फाइनली जियान पहुंच गया था ब्रिज के दूसरी तरफ। अब चलो हम इस एपिसोड में जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं जियान को, जो कि अपनी फ्लेम की रोशनी के सारे आगे बढ़ रहा होता है। भले इस नदी का पानी बिल्कुल काला हो, लेकिन बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। जियान को दूर से कई चीखों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन ये आवाजें इतनी धीमी हो चुकी होती है कि ऑलमोस्ट अनरियल लग रही थी। हाथों में हैवी रोलर को टाइटली पकड़ के जियान कॉशियस तरीके से अपने सामने के एक बड़े से पत्थर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। भले उसने अपनी स्पेशल को चारों तरफ फैला लिया हो, तभी से जियान की कोई हेल्प नहीं होती। उसे इस पत्थर के बारे में कुछ भी खास मालूम नहीं पड़ा था। अंत में जाके हार मान के जियान अपने ध्यान को बचे हुए एरिया पे लगाता है। ये जगह काफी चौड़ी थी, इसका रेडियस कई 100 मीटर्स का होगा। इस जगह के किनारे पे एक बहुत ही बड़ा स्टील खड़ा होता है। एक स्टील बेसिकली बड़ा सा पत्थर का स्लैब होता है। इसे मूर्ति की तरह समझ लो, बस ये किसी का स्टैचू नहीं होता। ये स्टील 10 फीट ऊंचा होगा, और इसमें से एक मिस्टीरियस सा ग्लो बाहर आ रहा होता है। लगता है जो जियान को हल्की सी चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, वो स्टील के बॉटम में से आ रही है। हम जियान को कॉशियसली आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो अपने कदमों को ऐसे फूक फूक के रख रहा था कि उसके पैरों की बिल्कुल आवाज ना हो। अब भाई मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये जियान उड़ नहीं सकता है? जैसे तैसे बेचारे ने 2 दिन ब्रेक थ्रू किया है, और अब सिचुएशन ये है कि उसे फूक फूक के कदम आगे बढ़ाने पड़ रहे हैं। कभी कभी स्टोरी के बारे में ये चीजें मुझे पसंद नहीं आती। ऑल्दो चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होगी, जिससे कोई भी उड़ ना सके। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अभी जियान के माथे पे छोटी छोटी पसीने की बूंदें बन चुकी थी। जियान के हिसाब से स्टील के अंदर ही ट्विन घोस्ट एम्बर को सील किया गया होगा। अभी जियान के लिए ट्विन घोस्ट एम्बर के एक हिस्से का सामना करना ही बहुत बड़ी चुनौती होगी। फिर चाहे बात हो इस नदी की या फिर इस घोस्ट वेल के अंदर की प्रेजेंस की, ये दोनों ही चीजें जियान के बियॉन्ड होती हैं। इस स्टील को देखिए गोल्ड डैगिंग बोलते हैं। आखिर स्टील के पास इतना ओवरवेलमिंग ऑरा कैसे हो सकता है? जियान अपने डाउट को सोलह आवाज में पूछता है, मास्टर क्या ये ट्विन घोस्ट एम्परर है? गोल्डन डैगिंग कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो ट्विन घोस्ट एम्पर की घोस्टी भी काफी इंटेंस होती है, ये स्टील कुछ अलग है। जियान तुम इसे एक और फिर से सेंस करने की कोशिश करो। ये सुन के जियान फिर से अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करके स्टील को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। तभी स्टील में से बाहर आने वाली रोशनी और बढ़ जाती है। इस चमक की वजह से आसपास की घोस्ट एनर्जी इस तरीके से कम हो रही थी कि एक समय में बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट लगती है। जब जियान देखता है कि स्टील चारों तरफ की घोसली चीख को अपनी तरफ खींच रही है, वो कहता है स्टील इतनी टेरिफाइंग है। वो स्टील के अंदर से इस समय एक प्राइमोर्डियल ऑरा को सेंस कर पा रहा था। ऐसा लगता है कोई एंशिएंट क्रीचर जाग रहा हो। वो कहता है ये ऑरा इतना इम्पोजिंग क्यों लग रहा है, खासकर उस घोस्ट चीज से बिल्कुल अलग है जिसका हम पहले सामना कर चुके हैं। तभी जियान के चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन आता है जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो कहता है ये
ऑरा ये दुगी कॉन्टिनेंट के स्पिरिट क्लैन जैसा लग रहा है। गोल्डन डैकिंग कोशिश आवाज में कहते हैं तुम तैयार रहो, अगर कोई भी चीज गलत होती है तो हम इस जगह को तुरंत छोड़ेंगे। जियान नोट करके धीमे धीमे कदमों से उस स्टील को अप्रोच करता रहता है। सीन शिफ्ट हुआ था उस पवेलियन की तरफ जिसमें हुडू और वुजांग मौजूद होते हैं। अचानक से हुडू के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वो कहते हैं कोई उस सील के अंदर पहुंच गया है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिरकार हमारे पुरखों ने उसे सील किया था। वुजांग और हुडू के ऐसे एजिटेटेड चेहरों को देख के लगता है जैसे इन दोनों के पास उस गोस्ट वेल को भी मॉनिटर करने का एक तरीका हो। वुजांग जो कि हुडू के बगल में बैठे होते हैं, उन्हें कुछ समय पहले ट्विन गोस्ट एम्पर के साथ अपनी फाइट याद आती है। वो कहते हैं आई होप ये कोई गोस्ट वर्ल्ड का क्रीचर नहीं है। वो जानते थे कि अगर ये घुसपैठिया गोस्ट वर्ल्ड का मेंबर होता है तो चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएंगी। और तो जिस तरीके से इस कंपटीशन को एंड होने बस 5 दिन रह गए हैं, चीजें इतनी ज्यादा शांत नहीं होनी चाहिए। ये साइलेंस काफी ओमनस फीलिंग दे रहा था। फाइनली गहरी सांस लेने के बाद हुडू कहते हैं अब हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं, सारे ओवरसीयर्स को येन कोर्स फॉरेस्ट के सामने इकट्ठा किया जाए। ट्विन गोस्ट एम्पर का आधा हिस्सा पहले ही आजाद हो चुका है, अब बचे हुए हिस्से को बिल्कुल आजाद नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर वो दोनों मर्ज हो जाते हैं तो फिर जॉन सेंटिन को किसी कैटास्ट्रॉफी का सामना करना पड़ेगा जिसमें हजारों लाखों लोगों की जाने जाएंगी। जैसे वुजांग ने अपने हाथ को वेव किया था, एक ग्रे लाइट उस फॉरेस्ट की तरफ शूट हो जाती है। इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट के चारों तरफ जो भी ओवरसीयर्स मौजूद होते हैं वो इस ग्रे सिग्नल को तुरंत पहचान जाते हैं। एक बंदा कहता है क्या कोई सील के अंदर एंटर कर चुका है? इसके बगल में एक और ओवरसीयर खड़ा था। वो कहता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वुजांग सारी चीजों को ओवरसी कर रहे हैं, ऐसे होने की काफी कम चांसेस हैं। पहले वाला बंदा बोलता है तभी हमें काफी कॉशियस रहना होगा। वहीं पे हुडू और वुजांग पवेलियन के बाहर आ चुके होते हैं। वो एक ही फ्लैश में फॉरेस्ट की तरफ गायब हो गए थे। इन दोनों के पवेलियन से जाने के बाद भी उस स्क्रीन में अलग अलग जगहों के सीन्स दिखाई देते रहते हैं। सीन चेंज हुआ था, हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पे ह्यूमन डेड बॉडीज का एक ढेर बन गया था। इसके बगल में खड़ा होता है वो म्यूलर। उसके चेहरे पे एक ट्विस्टेड एक्साइटमेंट मौजूद होती है। रेड वैली के एक्सपर्ट्स और इन गोस्ट क्रीचर्स को कमांड करने की वजह से म्यूलर का आत्मविश्वास आसमान को छू रहा था। म्यूलर सिनिस्टर तरीके से हंस के एक कमांडिंग टोन में बोलता है ठीक है तुम सभी आगे बढ़ो, इस बार हम सारे पार्टिसिपेंट्स को कैप्चर करने वाले हैं। हमारे लॉर्ड गोस्ट एम्बर की सील के ब्रेक होने की खुशी में इन सभी पार्टिसिपेंट्स को हम उन्हें ऑफर करेंगे। उसके चारों तरफ के गोस्ट नॉड करते हैं, फिर वो एक एक करके शेडोज में मिलने लगते हैं। असल में मिलर के सामने जो ढेर बना हुआ था उन लोगों की भी जान नहीं गई होती, लेकिन ये सभी अनकॉन्शियस और पूरी तरीके से बंधे हुए होते हैं। इन इंसानों के शरीरों पर चेन्स काफी टाइट होती हैं। भले इस कंपटीशन को एंड होने के लिए 5 दिन बचे हों, इस येन कोर्स फॉरेस्ट का माहौल ऑलरेडी केओटिक हो चुका होता है। लगभग ऐसे नजारे हर जगह पे देखे जा सकते थे। ये काली वेशभूषा में चारों तरफ फैले हुए भूत अलग अलग कंटेस्टेंट्स को कैप्चर कर रहे होते हैं। इन गोस्ट क्रीचर्स के पास वो टेक्निक्स होती हैं जिससे वो इन पार्टिसिपेंट्स को काफी जल्दी कैप्चर कर पाते हैं। फिर वो पार्टिसिपेंट चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन उसकी एक नहीं चलती। अपने प्लान को वर्क करते हुए देख मिलर हंस के बोलता है जन तुम इस बार मेरे चंगुल से बच नहीं पाओगे। उसके चेहरे की हंसी बहुत ही सिनिस्टर होती है। सीन लौटा था वापस से स्टील के पास का। इसके अंदर से एमेट हो रहे औरी की वजह से जियान का एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो चुका होता है। ये और जाना पहचाना और अनजाना दोनों लगता है। ये उस गोस्ट चीज से बिल्कुल अलग था। आई गेस यहाँ पे जिसे स्पिरिट क्लैन बताया गया है वो एक्चुअली में सोल क्लैन ही होगा, यानी कि हन क्लैन। क्या ये बात आगे की स्टोरी में क्लियर हो जाएगी? यानी स्टील के राजों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी इस एरिया में एक थंडर्स आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है इस फॉरबिडन एरिया में किसकी घुसने की हिम्मत हुई। जिस मोमेंट में आवाज जियान के कानों में गई थी उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी दुखी रुक गई हो। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसका दूधी की स्ट्रेंथ होने के साथ साथ मोटल स्टेट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होने के बाद भी जियान जिस तरीके से आवाज के सामने बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था, ये स्टील की पावर के बारे में बताता है। जियान रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है सीनियर मेरा नाम जियान है, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे ट्रेजर्स मौजूद हैं और मैं उनमें से एक को बोरो करना चाहता हूँ। तुरंत ही सामने की स्टील में से फिगर बाहर आया था। भले ही जानबूझ के अपने प्रेशर को एमिट ना कर रहा हो, लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से जियान को एक डीप फियर फील होता है। वो फिगर बोलता है क्या तुम जानते हो कि सीलिंग की जगह है? जियान एक फोर्स स्माइल के साथ बोलता है ये बात जूनियर को पता है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे ट्विन गोस्ट एम्पर के आधे हिस्से को सील किया गया है। जियान को डिनाई ना करते हुए देख वो इल्यूजरी फिगर फिर से थोड़ी से बड़ी आवाज में बोलता है क्योंकि तुम जानते हो तो तुम्हें यहीं रहना होगा। जिस पल जियान के मुंह से ट्विन गोस्ट एम्पर शब्द बाहर निकले थे उसे महसूस होता है कि सामने की इल्यूजरी फिगर में से एक अजीब सा ऑरा रिलीज हुआ है। साफ तौर पर ट्विन गोस्ट एम्पर का सीक्रेट काफी गहरा है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मोस्ट लाइकली ये इल्यूजरी फिगर जियान को यहाँ पे इसलिए रोकना चाहता होगा जिससे सीक्रेट और न फैल पाए। जब जियान के दिमाग में सब थॉट चल रहे होते हैं वो इल्यूजरी फिगर अपने हाथ को वेव करता है। एक टेरिफाइंग एनर्जी वेव जियान
जियान की तरफ आगे बढ़ गई थी, लेकिन इससे पहले ही जियान को टच कर पाती इस मिस्टीरियस स्पेस में गोल्डन ड्रैगन की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं, हाँ, क्या तुमने मेरे डिसाइपल के ऊपर हमला करने से पहले मुझसे पूछा कि क्या मैं एग्री करता हूँ? जब गोल्डन ड्रैगन ने अपने इल्यूजरी फॉर्म को दिखाया था, ये जगह एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट से भर जाती है और साथ में फैलता है एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा। वो फिगर जो कि स्टील से बाहर आया होता है, वो ट्रेम्बलिंग आवाज में कहता है, गोल्डन ड्रैगन किंग। वो पापा जो कि जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ी थी, गोल्डन ड्रैगन के टेरिफाइंग ऑरे की वजह से उसके पर कच्चे उड़ जाते हैं। ऐसे नजारे को देख के जियान मन ही मन में कहता है, लगता है मास्टर ने अपनी काफी पावर को रिकवर कर लिया है। पिछला अटैक एक 5 स्टार दूसरे लेवल के पावर हाउस की फुल पावर को पोजेस करता था, लेकिन तभी मास्टर ने उसे आसानी से शैटर कर दिया। गोल्डन ड्रैगन जो कि जियान के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, वो एक डिस्प्लेजर से भरी आवाज में बोलते हैं, 9 सोल स्टेल, तो तुमने मुझे पहचान लिया और तभी तुम्हारे मेरे डिसाइपल के ऊपर हमला करने की हिम्मत हो गई। अगर कहीं उसे कुछ हो जाता तो? वो स्टेल से बाहर आया इल्यूजरी फिगर बोलता है, गोल्डन ड्रैगन, तुम्हारा पीछा तो गोस्ट वर्ल्ड के इमोर्टल्स कर रहे थे, तुम तब भी सरवाइव कर पाए हो। जिलोंग हंस के बोलते, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। लगता है वो फिगर जो कि स्टेल से बाहर आया था, वो अभी तक शॉक से रिकवर हो गया है। वो एक एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहता है, लगता है हमारा ह्यूमन वर्ल्ड बच जाएगा। गोल्डन ड्रैगन सीरियस आवाज में कहते हैं, तुम इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, गोस्ट वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड से डील करना बिल्कुल आसान नहीं है, और तो और इविल रेसेस की वो गंदी निगाहें हमारे ह्यूमन रियल्म के ऊपर टिकी हुई हैं। ऐसे डेंजर्स को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। वो फिगर कहता है, नेचुरली हम बिल्कुल चौकन्ना रहेंगे, लेकिन हमारे रियल में भी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स की कमी नहीं है। हमारे डोमेन से हर साल टैलेंटेड इंडिविजुअल्स इमर्ज होते हैं। वो स्टेल से आए हुए इल्यूजरी फिगर कहता है, बाय द वे मैं इस लड़के के बारे में काफी क्यूरियस हूँ, मैंने भी सेंस कर लिया था कि तुम्हारे ऑरे को कैरी कर रहा है, इस वजह से मैंने तुरंत ही उसके ऊपर हमला नहीं किया। गोल्डन ड्रैगन जियान को देख के स्माइल करके बोलते हैं, ऑफ कोर्स ये मेरा डिसाइपल है। वो स्टील पूछता है, तो फिर तोशे और बाकियों के बारे में क्या? जिलोंग कहते हैं, वो रिइंकार्नेशन में। वो स्टील एक गुस्से से भरी आवाज में कहता है, क्या हमारी सिचुएशन इतनी खराब हो गई है? गोल्डन ड्रैगन हल्का सा हंस के बोलते हैं, ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले, तुम जानती होगी कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। जिलोंग की बात को सुन के वो स्टील थोड़ा सा हेस्टेट करने लगा था। वो एक चिंता से भरी आवाज में कहता है, हाँ, इस गोस्ट टाउन के नीचे कई खजाने मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसानी लड़के के लिए। गोल्डन ड्रैगन के आत्मविश्वास से भरी आवाज में उस टेल को दिलासा देते हुए बोलते हैं, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले नौजवान अभी काफी कमजोर हो, इसका पोटेंशियल लिमिटलेस है। ये और तोशे दोनों फेंजू को प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली फेंजू का मतलब होता है फ्लेम मंत्रा। इतना बोलने के बाद वो रुक गए थे, क्योंकि उनके कोई शब्द ही पूरी एक्सप्रेशन के बराबर है। जब वो स्टील फ्लेम मंत्रा के बारे में सुनता है, ऐसा लगता है वो शॉक में चला गया हो। उसमें ऐसे एंशिएंट ऑरा रिलीज हुआ था, एक ग्रे एनर्जी जियान की चारों तरफ स्वर्ल बनाती है। वो उसके शरीर से बिल्कुल चिपक गई थी, इसकी वजह से जियान की बॉडी एकदम ट्रेम्बल होने लगती है। जब जिलोंग इस सीन को देखते हैं, वो कहते, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे ही ग्रे एनर्जी जियान की बॉडी को छूती है, इंस्टिंक्टिवली फेंजू यानी कि फ्लेम मंत्र एक्टिवेट हो जाता है और साथ में जियान की बॉडी से टेरिफाइंग फ्लेम इरप्ट होती है। स्टील के अंदर की आवाज कहती है, ये सच में फ्लेम मंत्र है। फाइनली वो स्टील का फिगर साय करता है। वो कहता है, फेट सच में बहुत मिस्टीरियस है। एक बार तोशिन ने यहाँ से एक ट्रेजर लिया था और अब उसके सक्सेसर की बारी है। ऐसे कनेक्शंस के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। वो इल्यूजरी फिगर वापस स्टील में लौट गया था। वो स्टील कहता है, बहुत अच्छे इंसानी लड़के, याद रखना मैं हूँ 9 सोल्स मॉन्यूमेंट। मुझे गोस्ट वर्ल्ड के पावरफुल गोस्ट को सील करने के लिए बनाया गया है। मेरे अलावा मेरे जैसी 8 और मॉन्यूमेंट्स मौजूद है। बेसिकली मॉन्यूमेंट्स या फिर स्टाइल दोनों एक ही बात होती है। वो स्टाइल बताता है वो 8 मॉन्यूमेंट्स और भी पावरफुल गोस्ट एम्पर्स को दबा के रख रहे हैं। ये बात भी सच है कि मेरे पास बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर्स है, लेकिन क्या उन्हें हासिल करना तुम्हारी किस्मत में लिखा है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। जियान हाथ कब करके उस स्टोन टैबलेट की तरफ बाव करता है। वो कहता है, नेचुरली जूनियर अपना बेस्ट देगा, भले उसे इस मॉन्यूमेंट की पूरी हिस्ट्री मालूम ना हो, लेकिन सिर्फ उसके लिए इतना जानना कि स्टील हजारों सालों से इन गोस्ट क्रीचर्स को दबा के रख रही है। इस वजह से स्टील के लिए जियान के दिल में एक रिस्पेक्ट जाग चुकी थी। लगता है जियान के ऐसे एटीट्यूड को देख के वो स्टील खुश हो गया था। वो कहते हैं, हाँ कितना विनम्र युवक है। लगता है स्टील कुछ पुराने समय में चला गया था। वो कहते हैं, उस ओल्ड तोशे के पास हमेशा लोगों को ढूंढने की एक कला रही है। भले भी दुखी कॉन्टिनेंट में से राइज हुआ हो, लेकिन उसने भी इस प्लेन्स के सारे बैरियर्स को तोड़ दिया। इससे पहले स्टील और भी राज खोल पाता। गोल्डन ड्रैगन हल्का सा खांस के उसे रोक देते हैं। स्टोन टैबलेट का वो फिगर एक्सप्लेन करता है, ठीक है चलो मेन इशू पे वापस लौटते हैं। अगर फेट अलाउ करता है तो तुम यहाँ का ट्रेजर ले सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें ट्विन गोस्ट टेम्पर से डील करना होगा, क्योंकि उस ट्रेजर के बिना मैं भी ट्विन गोस्ट टेम्पर को लंबे समय तक सरप्राइज नहीं कर पाऊंगा। जियान स्माइल के साथ बोलते हैं, सिग्नल में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जियान जानता था कि मॉन्यूमेंट उसे मौका इसलिए दे रहा है क्योंकि इस
इसका गोल्डन ड्रैगन और तोशी एंशिएंट गॉड से कनेक्शन है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जियान का अभी तक कचूमर बन चुका होता। जियान एक क्यूरियोसिटी से भरी टोन में बोलता है, सीनियर मैं इस ट्विन गोस्ट टेम्पर की सील को रिजॉल्व कैसे कर सकता हूँ। टोन टैबलेट कहता है कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्विन गोस्ट टेम्पर्स के दो हिस्से होते हैं, एक होता है यिनशे और दूसरा होता है शेयन। ये मिलकर एक एंटिटी बनाते हैं, लेकिन उस कोल्ड पूल के नीचे की एंटिटी काफी वीक है। असली डोमिनेंट एंटिटी को इस गोस्ट वेल के नीचे छिपा के रखा गया है। वो 9 सोल स्टाइल बोलता है। बात समझने की ये है कि उस कोल्ड पूल के नीचे का ट्विन गोस्ट टेम्पर का हाफ बस सोल की फॉर्म में, वहीं पे जिस ट्विन गोस्ट टेम्पर के हाफ को यहाँ पे सप्रेस करके रखा गया है उसके पास एक फिजिकल बॉडी है और उसका थ्रेट लेवल काफी हाई है। जियान कहता है फिजिकल बॉडी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि गोस्ट क्रीचर्स के पास फिजिकल बॉडी भी हो सकती है। और तो और मुझे ट्विन गोस्ट टेम्पर का ऑरा दुखी कॉन्टिनेंट के हनकैन जैसा लग रहा है। वो 9 सोल स्टाइल कहता है तुम सही कह रहे हो, हर एक जीव इंसानी शरीर में इसलिए बदलना चाहता है क्योंकि इंसानों के पास कल्टीवेशन का लिमिटलेस पोटेंशियल होता है। ट्विन गोस्ट टेम्पर जैसे क्रीचर के पास एक इंसानी शरीर का होना बहुत ही ट्रबलिंग चीज है। आगे गोल्डन ड्रैगन ऐड करके बोलते हैं घोस्ट वर्ल्ड के यात्री क्रीचर्स अपनी सोल को कल्टीवेट करते हैं जैसे वो लंबे समय तक डिसिपेट ना हो, लेकिन उनमें से कुछ जैसे गोस्ट क्रीचर्स भी होते हैं जो इंसानी शरीर में दोबारा जन्म लेने की कोशिश करते हैं। बस ऐसा होने के लिए वो ह्यूमन बॉडी उस गोस्ट क्रीचर से बहुत ही कंपेटेबल होनी चाहिए। जियान कहता है ह्यूमन कंपेटेबिलिटी, क्या ये उन आवाजों से रिलेटेड है जो मुझे लगातार इस मॉन्यूमेंट से आ रही थी। उस मॉन्यूमेंट की आत्मा कहती है हाँ तुम सही सोच रहे हो, उस इविलियन की स्टोरी काफी सैड है। खैर चलो मैं इसे तुम्हारी ऊपर छोड़ता हूँ। ये कहने के बाद उस 9 सोल स्टाइल्स ने बोलना बंद कर दिया था। बस अब भी जियान को स्टाइल में से वो रोने की आवाजें सुनाई दे रही होती है। जियान कहता है अपने आप को शो करो, मैं तुम्हारी आवाजें सुन पा रहा हूँ। जैसे जियान के मुंह से आवाज बाहर आती है उस स्टोन स्टाइल में से खतरनाक ऑरा रिलीज होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल गोस्ट चीज थी। फाइनली स्टोन स्टाइल के सामने हम एक वुमन के फिगर को देख सकते हैं। ऑल्दो इसका चेहरा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इसे देख के ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन होगी। उसकी उन आंखों में पेन और क्यूरियोसिटी दोनों दिखाई देती है। स्टोन स्टाइल से बाहर आई वो लड़की एक बार जियान और एक बार उसकी रूलर को देखती है। वो एक सरप्राइज से भरी आवाज में कहती है क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, तुम कहीं मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे। जियान कहता है हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ रो क्यों रही हो। जियान की बात को सुन के वो लड़की थोड़ी सी थम सी गई थी। वो कहती है मैं यहाँ पे हजारों सालों से रो रही हूँ, लेकिन कोई मेरी आवाजों को सुन नहीं पाता। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाजें कभी किसी कानों में जाएंगी ही नहीं। अभी जियान अपनी स्पिरिचुअल स्टैंड का इस्तेमाल करके इस लड़की को लगातार ऑब्जर्व कर रहा था। उससे जितने ज्यादा चीजों के बारे में पता लगता है जियान उतना ही सरप्राइज फील करता है। ये फिगर सिर्फ इल्यूजरी बॉडी नहीं बल्कि एक ह्यूमन बॉडी होती है। भले ही बाहर से लड़की बहुत ही कमजोर दिख रही हो, लेकिन इसके अंदर एक टेरिफाइंग घोसली ऑरा भरा हुआ था। जियान को ऐसा लगता है कि इस औरत के अंदर ट्विन गोस्ट टेम्पर की सारी पावर छिपी हुई है। जियान गोल्डन ड्रैगन से पूछता है मास्टर हमें क्या करना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन कहते हैं गोस्ट वर्ल्ड में वो घोस्ट क्रीचर्स अंधेरे से बाहर आने के लिए इंसानों के शरीर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ऐसी बॉडी को ढूंढना जो कि घोस्ट से पूरी तरह से कंपेटेबल हो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। और अगर उन घोस्ट क्रीचर्स को ऐसी बॉडी मिल भी जाती है तो वो दूसरे इंसान की सोल को पूरी तरह से मिटा देते हैं, लेकिन इस लड़की को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसका केस कुछ अलग ही लगता है। जिन लोगों के एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान की आंखें चमकने लगती है। वो कहता है तो फिर बस एक ही एक्सप्लेनेशन बची है, इस लड़की और उस ट्विन गोस्ट टेम्पर के बीच में कोई न कोई कनेक्शन है और इसके पास ऐसी कोई चीज है जिसे वो गोस्ट टेम्पर डरता है। जियान की बात पे गोल्डन ड्रैगन भी अपना ठप्पा लगा देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी सोच सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इस लड़की ने गोस्ट टेम्पर के साथ कुछ डील करी होगी या इसके पास कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से गोस्ट टेम्पर उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया। इन क्लूज को इकट्ठा करने के बाद भी जियान लगातार सतर्क रहता है। भले ही वो बाहर से कोई भी हॉस्टिलिटी नहीं दिखाता, लेकिन जियान किसी समय पे एक्शन लेने के लिए तैयार था। ये लड़की जिसकी अपीयरेंस काफी डेलिकेट लग रही है, इसके अंदर खतरनाक इविल एनर्जी छिपी हुई है। जियान पूछता है अगर तुम यहाँ पे लंबे समय से हो तो जगह से तुम बाहर क्यों नहीं चले जाती, इतना रोने का क्या फायदा। वो लड़की जियान को देख के स्माइल करके बोलती है अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे यहाँ पे इसलिए सील किया गया है क्योंकि मेरे हाथों से हजारों लोगों की जानें गई हैं, तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगे। जियान एक इंडिफरेंट काम आवाज में कहता है नहीं। जियान को देख रही है उस लड़की की आंखों में ग्लो फ्लैश होता है। वो कहती है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। हाँ मैंने पास्ट में कई बार इस जगह को छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन जैसे मैं स्टोन टैबलेट से 10 मीटर की दूरी पे जाती हूँ कोई चीज मुझे वापस फोर्स कर देती है। इस वजह से मैं स्टोन टैबलेट के 10 मीटर के दायरे में रह सकती हूँ, मैं यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। वो कहती है मैं सील को सदियों से परख रही हूँ, इसके अंदर डेफिनेटली कुछ छिपा हुआ है, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए मेरी पावर सफिशिएंट नहीं है। लगता है मुझे तुमसे किस्मत नहीं मिला है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। इस लड़की को कुछ समय तक ऑब्जर्व करने के बाद जियान बोलता है हाँ ये स्टोन टैबलेट काफी मिस्टीरियस है, शायद
यही वजह है जिसकी वजह से इसे यहाँ पे प्लेस किया गया है। जहाँ तक बात रही मेरे तुम्हारी हेल्प करने की, अगर ये मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। वल्ली जियान की टोन कैजुअल हो, वो बस इस लड़की को टेस्ट कर रहा होता है। जियान जानता था कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उस लड़की की आंखें जो कि जियान के ऊपर टिकी हुई थी, उनमें कॉशन और क्यूरियोसिटी दोनों मौजूद होती है, मतलब जिज्ञासा और सतर्कता। वो कहती है, कहा जाता है कि जब लोग मरते हैं तो उनमें से कुछ लोग गोश्त बन जाते हैं। बस इंसानों की दुनिया में गोश्त की कोई जगह नहीं होती, उन्हें बुरा कहा जाता है। अक्सर कल्टिवेटर्स हमें इविल क्रीचर्स बताते हैं जिनका खत्म होना सबसे जरूरी है। तब भी जब तुमने मुझे देखा तो मेरी आइडेंटिटी पहचान गए थे, फिर मेरे ऊपर तुमने हमला क्यों नहीं किया? वो एक पल के लिए पॉज होने के बाद बोलती है, मैं तुम्हारी रूलर का हैवी ऑरा सेंस कर पा रही हूँ। इसके अंदर ऐसी डोमिनरिंग फोर्स है जो कि मेरी प्रेजेंस को सप्रेस कर सकती है। ये सुन के जियान की भौहें सिकुड़ गई होती हैं। वो जानता था कि उसके रूलर के अंदर उसके हेवली फ्लेम पावर के साथ साथ लॉन्ग की पावर भी मौजूद है। खुद एक फायर ड्रैगन होने की वजह से वो इन फोर्स वाले क्रीचर्स के खिलाफ बहुत ही इफेक्टिव है। हाउएवर जियान का यहाँ पे आने का टास्क इस औरत से फाइट करने का नहीं था। वो उसे आंखें मिला के बोलता है, हर एक जीव चाहे वो इंसान हो या फिर वो घोस्ट, वो इस यूनिवर्स की ग्रैंड स्कीम का एक हिस्सा है। बस इंसानों के पास सोचने की क्षमता होने के बाद भी इस दुनिया की समझ की कमी होती है। वो घोस्ट क्रीचर्स को गलत समझ के उन्हें ईविल कर देते हैं। असल में घोस्ट बस दूसरे तरीके की एंटिटी है। इवन इंसानों में भी ईविल इंडिविजुअल्स की कमी नहीं है। गुड और ईविल ये बस सोच पे डिपेंड करता है। मैं चीजों को अपनी जजमेंट के हिसाब से देखता हूँ। लगता है जियान की बातों ने उस लड़की के दिल को छू लिया था। उसकी आंखों में जियान के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाई देता है। वो एक भावनात्मक आवाज में कहती है, अगर भविष्य में तुम एक मुजी नाम के इंसान से मिलो, चलो मैं इसे मजी बोलते हैं, MUZI। वो कहती है तो उस तक मेरी बात पहुंचा देना। उससे कहना कि पास्ट का प्रॉमिस अब खत्म हो चुका है। अच्छी बात है कि पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दिया जाए। उससे बताना कि एक लड़की जिसका नाम यूजान था वो अब इस दुनिया में नहीं रही है और उसे मूव ऑन करना चाहिए। अगर वो और भी आगे पूछता है तो उसे ये कहना कि वो रूह बिखर चुकी है, कहानी खत्म हो चुकी है, वो इंसान तुमसे बहुत दूर है। वो जो आंसू उस चेहरे पे मौजूद थे अब वो भी सूख चुके हैं। वो लड़की जिसकी आंखों में एक अनइमेजिनेबल लेवल का पेन छिपा हुआ था, वो उन्हें बंद करके बोलती है, अगर तुम मेरे इस मैसेज को पास करते हो तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी। जन इस नाम को रिपीट करते हुए बोलता है, मजी। तभी गोल्डन ड्रैगन की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वो कहते हैं, ये नाम मुझे कुछ याद दिला रहा है। बेसिकली नाम उनके दिमाग की घंटी बजा रहा था। जन नोट करके सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ठीक है, जब समय आएगा तो मैं इस मैसेज को जरूर पास करूंगा, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि इतने सालों के बाद वो इंसान जिंदा होगा? वो लड़की अपने सर को हिला के बोलती है, नहीं, वो नहीं मरने वाला। मुझे पता है कि वो अभी भी जिंदा है। मैं याद कर पा रही हूँ जब हम पहली बार मिले थे, वो तब बस एक नौजवान था। वो यादें मेरे दिमाग में कल की तरह मौजूद है। बस अफसोस की बात है कि मैंने तब उन मोमेंट्स को चेरिश नहीं किया। इस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के जियान की आंखों में भी सैडनेस फ्लैश हुई थी। वो कहता है, जिंदगी की यादें कुछ खट्टी तो कुछ मीठी होती है, लेकिन हमें इन्हें अच्छे से चेरिश करना चाहिए। एक पल के लिए जियान के विचार कायलिन और जूनर की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं, पास्ट के बारे में सोच के रिग्रेट फील नहीं किया जा सकता, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जियान महसूस करता है कि इस लड़की का ऑरा अभी थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है। अभी वो घोस्ट इविल से दूर रहने की कोशिश कर रही है। वो कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी है, मैं भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। इसे हम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट समझ सकते हैं। बट इस बात को याद रखना कि ट्विन घोस्ट टेम्पर को सप्रेस करना कोई सिंपल टास्क नहीं होगा। जियान स्टोन टैबलेट पे फोकस करके बोलता है, मुझे जरा इस पत्थर को करीब से देखने दो। मैं जानना चाहता हूँ कि स्टोन टैबलेट के अंदर क्या मिस्ट्री छिपी हुई है। हो सकता है कि मुझे मालूम पड़ जाए कि कौन सी पावर तुम्हें इतने सालों से ट्रैप करके रख रही है। जियान उस मॉन्यूमेंट के सामने आके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर चैनल करने लगता है। जब उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्टोन टैबलेट के करीब गई थी, एक पावरफुल रिपल्सिव फोर्स जियान को पीछे भेजने की कोशिश करती है। इसकी वजह से जियान हल्का सा कांप गया था। फिर वो सफेद कपड़ों वाली लड़की को देख के बोलता है, तुम्हारा ऑरा इस टैबलेट की सीलिंग एनर्जी से रेजोनेट करता है, इस वजह से तुम्हारा शरीर इस जगह को छोड़ के जा नहीं पा रहा है। इस टैबलेट के अंदर ऐसी रेस्ट्रेनिंग पावर है जो कि सारी सोल्स और प्राइमरी स्पेस को बाइंड करती है। बाइंड का मतलब बांध के रखती है, और तुम इसके दायरे में आती हो। तुम्हारे यहाँ से बाहर न जा पाने का यही कारण है। जियान वॉइस सिकोड़ के बोलता है, इवन मेरी सोल पावर यहाँ पे ट्रैप फील कर रही है। ये सीन सच में काफी स्ट्रेंज है। जियान की बात को सुनकर उस लड़की ने साई किया था। वो एक अकेलेपन से भरी टोन में बोलती है, इतने लंबे समय तक यहाँ पे अकेले रहने की वजह से मुझे अब इसकी आदत पड़ चुकी है। अगर मेरे कुछ रिग्रेट्स नहीं रह गए होते तो शायद मैं इसकी किस्मत को स्वीकार कर चुकी होती। मेरा तुमसे मिलना मुझे एक नई होप दे रहा है। अगर तुम मेरे मैसेज को डिलीवर कर पाते हो तो फिर मैं चाहे भले ही हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे बनी रहूं, मेरे दिल को इससे कोई तकलीफ नहीं है। इस बार जियान जो कि उस टैबलेट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, उसके हाथ में रूलर आ चुकी थी। लगता है इस खतरे को टैबलेट ने भी महसूस कर लिया था। हम तुरंत ही टैबलेट के चारों तरफ एक रेड शील्ड को बनते हुए देखते हैं जो कि जियान को रोक रही होती है। इस रेड बैरी को देख के जियान की आंखें नैरो हो जाती
है। बूम की आवाज के साथ उसकी बॉडी में से एक इंटेंस मिल्की व्हाइट फ्लेम की वेव फैली थी। ये सीधा उस लाल रंग की ऊर्जा से जाके टकराती है। इन दोनों के बीच में होने वाले कोलिजन की वजह से जो रिपल्स फैल रही थी उसकी वजह से पीछे की नदी का पानी भी उछल रहा होता है। ये नजारा सच में काफी शानदार था। जब वे दोनों और एक दूसरे से क्लैश हो रहे होते हैं, जियान के दिमाग में एक आवाज गूंजी थी। आवाज कहती है इस लड़की का फेट सील हो चुका है। फिर उस आवाज ने एक डायलॉग मारा था जिसे तुम्हारा भाई समझ नहीं पाया है। बेसिकली कुछ ऐसा होता है, सोल एग्जॉस्ट हो चुकी है, वादा टूट चुका है, दिल मर चुका है, वो टेम्परर जाग चुका है। अब जियान पूरी तरीके से स्टंट था। बिना किसी ट्रेस के ऐसे मेंटल ट्रांसमिशन छोड़ना, इसके लिए बहुत ही हाई कल्टिवेशन की जरूरत होती है। और क्लियरली आवाज उस इल्यूजरी फिगर की थी जो कि कुछ समय पहले 9 स्टोन स्टाइल में से बाहर आया था। जियान को स्टंट होते हुए देख गोल्डन टैगिंग कहते ही शाओ युआनजी अभी तुम्हारे लिए इस 9 सोल्स मॉन्यूमेंट की पावर बियॉन्ड है। अपने मास्टर की बात को सुन के जियान सोचता है क्या ये 9 सोल मॉन्यूमेंट एक सोल है। लगता है जिन लोगों ने सवाल को पढ़ लिया था वो कहते हैं नहीं, ये मॉन्यूमेंट ओरिजिनली एक ह्यूमन कल्टिवेटर रहा है, एक पावरफुल कल्टिवेटर। ये पत्थर से बना वो टैबलेट उसकी बैटल टेक्निक को रिप्रेजेंट करता है। इसका इस्तेमाल करके घोस्ट क्रीचर्स को दबा के रखा जाता है। ये पावरफुल कल्टिवेटर्स अपने आप को इस मॉन्यूमेंट से इस तरीके से बांध लेते हैं कि उनकी पूरी कल्टिवेशन इन घोस्ट को सप्रेस करने में इस्तेमाल हो। और जैसे ही सील टूटती है ये एक्शन ले सकते हैं। जियान कहता है मुझे अब समझ में आया। वो सफेद कपड़ों में लड़की को वापस से स्टोन स्टाइल में लौटते हुए देखता है। लगता है वो लंबे समय से पत्थर से बाहर नहीं रह सकती। जियान देखता है कि जैसे ही वो लड़की वापस से इस टैबलेट में मर्ज हुई थी, वो टैबलेट जो कि डिम हो चुका होता है, अचानक से उसमें एक अलग ही चमक आ जाती है। इस स्टोन टैबलेट के बिल्कुल बीचा बीच में एक फिगर इमर्ज हुआ था। ये उभरता हुआ इंसानी फिगर और कोई नहीं बल्कि वो लड़की होती है। अभी इसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। जियान उन शब्दों को दोबारा रिपीट करते हुए बोलता है सोल इज एग्जॉस्टेड, ओथ इज ब्रोकन, हार्ट इज डेड, घोस्ट टेम्पर्स अवेकन। खैर इससे पहले हम ये जान पाते कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। हमारा एपिसोड आ गया अपने एंड पे। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है काफी इंटेंस, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, से जैसे वो रिलीज होता है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऑफ कोर्स आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। इससे आपको अर्ली एक्सेस का फीचर एंजॉय करने को मिलेगा और आप वीडियोस को एक दिन पहले देख पाओगे। हमारी ये स्टोरी है काफी लंबी, इस वजह से जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाइटिंग सीन्स पूरी स्टोरी का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होते, वो बस एक इंटीग्रल पार्ट होता है। मेन चीजें होती है वॉक थ्रूज, नए नए सीक्रेट्स का जानना और मेन कैरेक्टर का नए फ्रेंड्स और एनिमीज बनाना। सो दिस इज बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं उन्हें जरूर रीड करूंगा। चलो हम मिलते हैं वीडियो को एंड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।